तो हम सेंटर ऑफ मास अभी तक क्या पढ़ लिए थे? अभी तक हमने पढ़ लिया था डिस्क्रीट पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स कहते किसे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मास क्या हो, पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे डिस्क्रीट में क्या होता था कि सिर्फ एक पॉइंट पे क्या था, मास डिस्ट्रीब्यूटेड था किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे मास था या यहाँ पे मास था। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ये पेंसिल है और जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से तोड़ दिया, तो इसमें भी कुछ मास होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मास इसी पोर्शन में होगा, इसमें मास होगा ही नहीं, इधर भी कुछ मास होगा। और ये मास क्या होगा, हर एक पॉइंट पे होगा ना, थोड़ा थोड़ा हर एक पॉइंट पे होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फुली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जिसमें क्या होता है मास पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया रेक्टेंगल में भी इसमें क्या है, मास क्या है, यहाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट हो गया। कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट है। डिस्क्रीट में क्या होता था कि मास सिर्फ एक जगह पे, एक ही पॉइंट पे, बाकी जगह नहीं है। बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो अलग है, लेकिन मास सिर्फ इसी पॉइंट पे। ऐसा है नहीं कि यहाँ भी मास है उसका, नहीं, एक पॉइंट पे है। यहाँ पे क्या है, मास पूरे बॉडी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसके लिए सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होगा, dm इंटू आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये डीएम क्या है, पॉइंट, ऐसा समझिए कि छोटा सा मास, छोटा सा अगर पार्टिकल का छोटा सा साइज लेते हैं तो उसका मास कितना होगा, उसको हमने डीएम से रिप्लेस डिनोट करते हैं, नॉट रिप्लेस करते हैं, डीएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आर क्या है, आर क्या था, डिस्टेंस ऐसे बोल सकते हैं, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जितनी दूरी पे ये डीएम जितनी दूरी पे है, ये डीएम मान लीजिए आर दूरी पे है तो डीएम इंटू आर हमने कर दिया है। वैसे आर वेक्टर है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, तो जैसे उसमें था सेम चीज उसमें ही है। अच्छा, इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं यहाँ नीचे डीएम, इंटीग्रेशन डीएम क्यों निकाल रहे हैं, डायरेक्ट हम एम कैपिटल एम भी तो कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल एम निकालने के लिए अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आप अगर नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स है या यूनिफॉर्म ही ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको पता करना होगा ना कि कितना है। अगर गिवन नहीं हो तो फिर तो निकालना ही पड़ेगा, और निकालने का तरीका क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या किस चीज का निकाल रहे हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स का निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम तो होगा नहीं, तो डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया होगा, किसके बराबर होगा, मास के बराबर होगा। डेंसिटी इंटू एरिया होगा, मास के बराबर होगा। अच्छा, ये इंटीग्रेशन लगा है, तो इंटीग्रेशन क्यों लगा है इसको समझते हैं। इंटीग्रेशन पहले होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा आपको क्या बना है, ग्राफ बना हुआ है, कोई ऐसा आपको ग्राफ बना हुआ है, आपसे बोला गया कि एक काम कीजिए कि ए बी सी का एरिया निकालिए। आप अगर फार्मूला पता होता तो आप डायरेक्ट निकाल लेते ए बी सी का एरिया, लेकिन आपको फार्मूला तो पता है ही नहीं। फार्मूला पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, मतलब ऐसे अगर ट्राइंगल का होता तो आप कहते हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपका ट्राइंगल को रेक्टेंगल होता तब भी आप निकाल लेते, लेकिन इसका तो आपको फार्मूला पता है नहीं। तो इंटीग्रेशन क्या करता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स फिगर्स है, तो उनका एरिया निकालने में मदद करता है। और कैसे निकालता है, जैसे मान लीजिए कि इसको निकालने का तरीका ये है, ये देखिए आपको छोटा एरिया बनेगा ना, इस एरिया को, 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 सारे एरिया को अगर हम जोड़ते जाएं, कहां से लेके ए से लेके बी पॉइंट तक, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो एरिया का समेशन होगा वही एबीसी का एरिया होगा, वही एबीसी का एरिया होगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे फिगर्स बनते हैं ना, कुछ रेक्टेंगल टाइप के बनते हैं, कुछ कैसे बनते हैं, रेक्टेंगल टाइप के बनते हैं। छोटे जो एरिया होते हैं, इसको डी आपने मान लीजिए, तो किस साइज के होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। क्यों रेक्टेंगल होते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिगर तो ऐसे ऐसे है, रेक्टेंगल ये कैसे हो गए। अच्छा, तो मैं एक चीज समझाता हूँ कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी है, गोल है। आपको कैसी दिखती है, फ्लैट दिखती है। क्यों, अब पृथ्वी पे तो कहते हैं सारी चीज तो फ्लैट तो ही है ना, हमारा जो चारपाई है वो भी फ्लैट है, हम चारपाई के चारों चारों जो पांव रखते हैं वो भी फ्लैट फ्लैट सरफेस पे ही रखते हैं। तो पृथ्वी फ्लैट हुई उस हिसाब से नहीं, एक्चुअली तो पृथ्वी गोल है ना। तो हमें फ्लैट क्यों दिखती है, क्योंकि जो हम जितने एरिया तक हम देख पाते हैं, या जितने रेडियस अपनी आंखों से चारों तरफ जितने रेडियस हम बना के देख रहे हैं, उससे पृथ्वी का रेडियस बहुत बड़ा होता है।
पृथ्वी का रेडियस क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हमें क्या दिखती है, पृथ्वी फ्लैट लगती है। हमें पृथ्वी क्या लगती है, फ्लैट लगती है ना, पृथ्वी क्या लगती है, फ्लैट लगती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है, पृथ्वी की जो रेडियस है बहुत बड़ी है, हमारे डिस्टेंस ऑफ विजन या हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ विजन से बहुत बड़ी, इस कारण हमें क्या लगती है, पृथ्वी फ्लैट लगती है, पृथ्वी फ्लैट लगती है। तो सेम चीज यही है कि ये जो एरिया है ना, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल का ये जो विड्थ है, इसको आप मान लीजिए dx कह लीजिए, ये dx क्या है, इस लेंथ से बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो इसीलिए dx को हम क्या कह सकते हैं, फ्लैट कह सकते हैं। dx को हम क्या कह सकते हैं, फ्लैट कह सकते हैं। dx को क्या कह सकते हैं, फ्लैट कह सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, फिर समझा देता हूँ। आपने बोला dx को क्यों फ्लैट कह सकते हैं, इसको फ्लैट क्यों नहीं कह रहे हैं? अच्छा, हम किसको कह रहे हैं, हम जहां तक देख पा रहे हैं उसी चीज को ना फ्लैट कह रहे हैं। बड़ा कौन है, अर्थ का रेडियस ना बड़ा है, तो उसी तरह ये ग्राफ ना बड़ा है, ना कि ये बड़ा है। तो जो चीज छोटी है उसको हम कह रहे हैं कि वो क्या है, फ्लैट है। तो इसलिए हम dx को क्या बोले कि ये dx क्या है, एक तरह से ये dx और ये मान लीजिए y है, तो y dx क्या है, एक रेक्टेंगल बना रहा है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ y है और विड्थ कितनी है, dx है। तो अब रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, y इंटू dy कर y इंटू dx करते जाएंगे और उसको पूरा जोड़ते जाएंगे इस लेके b तक, आपको क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। सेम चीज, अभी तो मैंने एरिया की बात की, सेम चीज अगर ये मास की बात की जाए, अब यही मान लीजिए ABC ऑब्जेक्ट होता है, इसका मास निकालना होता, तो आप सेम चीज करते हैं, रेक्टेंगल बनाते जाते हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाते जाते हैं, सारे को जोड़ते जाते हैं, और जो एरिया होता है वही क्या होता है, इन सारे एरिया या इन छोटे छोटे मासेस का जो समेशन होगा वही आपका मास नेट होता, नेट मास होता। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। तो अभी हमने क्या देखा, कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर कैसे मतलब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देखा। तो चलिए हमें क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और इसका मास कितना है, 4 kg, लेंथ कितना है इसका 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है 2 सेंटीमीटर। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं, 0,0 हम मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, जैसे कि पता था कि एक डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए तो हम लिखते थे m1 × r, लेकिन सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या था, dm × r अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही था। अच्छा, xum के लिए क्या लिखेंगे, xum के लिए लिखेंगे dm × x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये हो गया xum के लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा तो dm लिखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिर्फ मास बराबर क्या होता है, मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, लेकिन ये क्या है 2D सरफेस है, 2D ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी इनटू एरिया होगा, डेंसिटी इनटू एरिया होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि एरियल डेंसिटी आप बोल सकते हैं, एरियल डेंसिटी ऐसे आप बोल सकते हैं, मतलब डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द एरिया, उसको एरियल डेंसिटी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले लिखना क्या इंपॉर्टेंट है, डीएम लिखना इंपॉर्टेंट है। डीएम कैसे लिखेंगे, चलो, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, सबसे पहले एरिया क्या है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है, क्या है, एरिया, एरिया गिवन है आपका, एरिया है उसका, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया टोटल कितना हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, डेंसिटी कितना हो जाएगा, एरियल डेंसिटी कितना हो जाएगा, जिसको मान लीजिए डी से डिनोट करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मास कितना है, मास सर यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मास बराबर क्या था, मास बराबर क्या था, मास बराबर था ऐसे कि डेंसिटी इनटू एरिया। तो डेंसिटी क्या होगी, जैसे कि 4 kg कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 kg डिस्ट्रीब्यूटेड है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 4/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा आपकी डेंसिटी होगी, एरियल डेंसिटी क्या होगी 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी क्या हो गया, एरियल डेंसिटी हो गया। अच्छा, तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। ठीक है, एरियल डेंसिटी, अच्छा तो डीएम बराबर क्या लिखते हैं, एरियल डेंसिटी इनटू एरिया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले x की दूरी पे आप गए, x डिस्टेंस पे आप गए और आपने dx विड्थ का एक स्ट्रिप बना लिया। अच्छा, तो इस विड्थ का मतलब इस स्ट्रिप का मास कितना होगा, इस स्ट्रिप का मास कितना होगा, उसी को तो डीएम लिख रहे हैं ना, उसी को हम डीएम लिख रहे हैं। अच्छा, तो डीएम बराबर क्या होगा, डीएम बराबर होगा डेंसिटी, ये हो गया, डेंसिटी हो गया ना, डेंसिटी ये हो गया इनटू एरिया क्या है dx, और इसका विड्थ कितना है, विड्थ 2 सेंटीमीटर इनटू 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, dm बराबर क्या होगा, dm बराबर होगा आपका dx
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, डीएम हो गया, dx सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका डीएम हो गया, ये आपका क्या हो गया डीएम हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ये 2 नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊपर है, ठीक है। अच्छा तो डीएम इंटू आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स सीओएम निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, एक्स सीओएम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएम इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीएम इंटू एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स डीएक्स हो जाएगी। अच्छा ये ऊपर इंटीग्रेशन अपॉन, अपॉन में डीएम कर देना, नीचे वाले को मिटा देता हूँ। फार्मूला क्या था, अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन था ना, और डीएम का इंटीग्रेशन क्या बताता था, मास नेट बताता, नेट मास कितना है, और यहाँ पे नेट मास की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया हुआ है 4 kg दिया हुआ है ना, नेट मास की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ 4 हो जाएगा। अच्छा अब करेंगे x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर बाई 2 होता है, कैसे, क्योंकि x n के पावर dx का जो इंटीग्रेशन होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, x के पावर कुछ नहीं है, तो n इज इक्वल टू 1 है, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा अब लिमिट भी तो लगानी है, ऐसा तो है नहीं कि इन्फिनिटी लेंथ का वो है, क्या है इन्फिनिटी लेंथ का आपका रेक्टेंगल तो है नहीं, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि हम x COM निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 4 लगाएंगे, ना कि 0 से लेके 2, क्योंकि इस पॉइंट को हमने 0 जिम किया। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1/4, तो ये वाला 4 है 0 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या हो गया 16/2 माइनस 0 अपॉन 1/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x COM की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x COM की वैल्यू 2 आ गई। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा 2 कामा मान लीजिए समथिंग पे, ये वाली लाइन आप बनाएंगे तो सेंटर ऑफ मास कुछ इसके बीच में होगा, कुछ इसके बीच में होगा, कुछ इसके बीच में होगा, ठीक है, इसके इस लाइन के ऊपर होगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये तो x COM निकल गया, अब y COM के लिए क्या करेंगे, y COM के लिए क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। y COM के लिए हम क्या करेंगे, y COM के लिए हम करेंगे कि कुछ y डिस्टेंस पे गए ऊपर, और यहाँ पे एक y मतलब कुछ एक dy ब्रेथ का हमने वो ले लिया, क्या ले लिया, dy ब्रेथ का हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और इसका एरिया किसके बराबर होगा, 4 इंटू डी वाई, 4 डी वाई के बराबर होगा, यानी डी एक वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 डी वाई के बराबर होगी। अच्छा डेंसिटी हमने पिछले निकाले थे, डेंसिटी कितना था, डेंसिटी 1/2 था, 1/2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे समझ लीजिए 1/2 करके था डेंसिटी, ठीक है। अच्छा फिर वही सेम चीज करेंगे, डीएम इंटू डी ए, डीएम इंटू डी ए करेंगे तो आप कितना आ जाएगा इसका, डीएम इंटू डी ए, डीएम इंटू एक्स करेंगे, सॉरी डीएम इंटू एक्स नहीं, डीएम इंटू डी वाई, डीएम इंटू वाई करेंगे, क्यों वाई क्यों करेंगे, क्योंकि हम वाई COM हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, वाई COM निकाल रहे हैं, ना कि एक्स COM निकाल रहे हैं, यानी वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, और अपन डीएम एफ नेट की वैल्यू 4 kg दे दी, इसीलिए फिर यहाँ से क्या होगा, हाफ इंटू एरिया क्या थी 4 डी वाई इंटू वाई अपॉन 4, यहाँ से क्या हो गया, ये 4 से 4 कट गया, ये बचा 1/2। अच्छा अब ये क्या रह गया, यहाँ पे क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया। अच्छा वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, और फिर लिमिट कहाँ से लगाएंगे, 0 से लेके 2 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है ना, तो 0 से लेके 2 तक लगाएंगे, क्योंकि हम वाई COM निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, जब पुट करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 4/2 माइनस 0 इंटू 1/2, तो यहाँ से कट जाएगा, तो वाई COM की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा। क्या अब इसके लिए भी इतना लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा, नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखाता हूँ कैसे क्या करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाते हैं। तो अभी तक मैंने निकाला कि रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक एक ये भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल क्या है, यूनिफॉर्म है ना, इसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, यूनिफॉर्म है, एक तरह से चारों तरफ क्या है, लगभग बराबर है। तो जब यूनिफॉर्म चीजें और मास डिस्ट्रीब्यूटेड भी यूनिफॉर्म हो, लिखा अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप इस केस में क्या बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, a/2 b/2 होता है। a क्या हो गया, लेंथ हो गया, और b क्या हो गया, ब्रेड्थ हो गया। अगर लेंथ को a बताया गया है, तो अगर x कोऑर्डिनेट को अगर आप बोल रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट को अगर लेंथ बोला गया है,
तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा a/2 कमा b/2। तो जैसे पिछले में लेंथ कितना था, लेंथ 4 सेंटीमीटर था और वेट कितना था, 2 था। अच्छा, इनका हाफ करेंगे तो सेंटर ऑफ मास 2/1 आना चाहिए इस फार्मूले के हिसाब से, और हमने निकाल के भी देखा कि सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है, 2,1 ही आ रहा था। तो कभी भी अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको एक चीज ये पता हो जानी चाहिए कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इनके बीच में होगा। अब इस 4 का आधा क्या होगा, यही होगा, और ये 2 है तो 2 का आधा कुछ यहाँ पे होगा, तो यानी इसके बीचों बीच में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसे मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल या बोल सकते हैं आप इसको बोलते हैं, हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इसको मान लीजिए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब क्या है, सब तरफ यूनिफॉर्म है। तो अगर यहाँ से इसको 20 से बांटने की कोशिश करें, मतलब 20 से 2 बराबर बांटों को बता हुआ है, यहाँ से कुछ लाइन है, तो आप देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा, जैसे ये इसको मिटा के से बताता हूँ आपको। जैसे ये मैंने बनाया ट्राइंगल, अच्छा यहाँ से कुछ गई लाइन आपकी, कुछ यहाँ गई। अब देखिए इधर भी मास मान लीजिए m1 है, इधर भी मास m1 है, तो दोनों तरफ मास इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर ऑफ मास कुछ इसी लाइन पे आएगी। सेंटर ऑफ मास क्या आएगी, कुछ इसी लाइन पे आएगी। अच्छा, सेंटर ऑफ मास अगर कुछ इसी लाइन पे आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब मास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो सेंटर ऑफ मास क्या आता है, उसके बीचों बीच आता है। जैसे हमारे ये सर्कल है, सर्कल है, अब सर्कल है तो जैसे मान लीजिए अब दोनों तरफ बराबर बचा है तो यानी कुछ इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास आएगा। फिर ऐसे भी बांट लीजिए, देखिए इस लाइन से भी देखिए तो दोनों तरफ बराबर बटा हुआ है, तो यानी सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, इसके सेंटर पे आएगा। सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, इसके सेंटर पे आएगा। अगर ये क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये तो अभी थी बेसिक बातें कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब इस बार क्या है, अभी तक एरिया की बात की थी मैंने, एक माना कि डिस्क्रीट नहीं है, भी कंटिन्यूअस बॉडी है, लेकिन इस बार क्या है, एक लाइन बॉडी है, और इसमें मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, m = 2x है, यानी m = 2 है, यानी मास का रिलेशन क्या है, m = 2x, और इस रॉड का लेंथ है ना L = 4 सेंटीमीटर, इस रॉड का लेंथ है L = 4 सेंटीमीटर, इस रॉड का लेंथ है। अब आपको क्या निकालना है, XCOM निकालना है, XCOM निकालना है, और ये क्या है, रिलेशन है m = 2x kg, ऐसे रिलेशन है पर मीटर, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, या पर सेंटीमीटर, m = 2x kg, ऐसे कुछ इसका रिलेशन है। अच्छा, तो इसका ये क्या है, अब रॉड है सिंपल, तो रॉड है यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यानी y एक्सिस में इसका YCOM तो कुछ निकलेगा नहीं, इसका जो निकलेगा XCOM ही निकलेगा। तो XCOM का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dm × x/dm। सबसे पहले काम है कि dm निकालें, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें तो mnet की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ dm तो ऑलरेडी गिवन था, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होता है, mnet होता है, और mnet ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ dm नहीं गिवन है, मतलब क्या बोल सकते हैं, सॉरी, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ dm नहीं गिवन है, यानी आप कह सकते हैं नेट मास की वैल्यू नहीं गिवन है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ dm निकालते हैं। तो 2x इंटीग्रेशन ऑफ dm, अच्छा मान लीजिए कि कुछ x डिस्टेंस पे गए और ये कितना हो गया, ये dx है, ये dx विड्थ का हमने रोप ले लिया, तो 2x × dx यही तो आपका होगा, क्या होगा, यही तो आपका dm होगा, और इसका इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक। 0 से लेके 4 तक क्यों, क्योंकि ये लेंथ, ये जो आपका रॉड है, रॉड की लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर है, इसलिए 0 से लेके 4 तक। अच्छा, इसका जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या होगा, 2 × x²/2, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देंगे, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और लिमिट हमने पुट कर दिया 0 से 4। तो यहाँ से क्या आ गया, 16/2 - 0, यहाँ से क्या आ गया, 16 kg आ गया इसका मास, यानी mnet की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 16 kg के बराबर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 16 kg के बराबर आ गई। अच्छा, dm × x हम निकाल के देख लेते हैं। dm × x हम निकाल के देखेंगे तो dm की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2x निकाला था, यहाँ 2x निकाला था, और मल्टीप्लाई x से कर देंगे, क्योंकि x दूरी पे जाके हम dx विड्थ का ले रहे हैं ना, एक स्ट्रिप ले रहे हैं, आप बोल सकते हैं एक लेंथ, मतलब एक रॉड ले रहे हैं जिसकी लेंथ dx है, कितनी दूरी पे जाके, x दूरी पे जाके, तो ये हमने लिख दिया x dm की वैल्यू क्या थी, 2x × dx था, 2x × dx को dx कर देते हैं, और इधर x है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 2x² dx, 2x² dx। अच्छा, ये क्या है, dm × x का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक, तो आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, क्योंकि मैंने फार्मूला आपको लिखाया था, अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ,
ये 16 kg हमने डाला, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको ये सही समझ में आए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए लिमिट कहाँ से लगाए, 0 से लेके 4 तक। अच्छा, ये 2 कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 है, इसको क्या 64 4 चौका 16 64 माइनस 3, यहाँ से क्या आ गया 128/3 आ गया, किसकी वैल्यू, डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएमएक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, और नीचे कितना था, नीचे 16 kg था। अच्छा, अब इसको करेंगे तो एक्स यूएम की वैल्यू किसके बराबर 128/48, यहाँ से काटेंगे आप 4 से 12 32 4 12 4 8, तो यानी कि 8/3 सेंटीमीटर पे क्या होगा, 8/3 सेंटीमीटर पे आपका क्या होगा, XCOM होगा। YCOM नहीं निकाल सकते क्योंकि क्या है, एक रॉड है, थिन रॉड है, जिसको आप बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस में इसका कोई डायमेंशन ही नहीं। तो आप बोलेंगे यहाँ से आप कितनी दूरी पे जाएंगे, 8/3 सेंटीमीटर पे आप जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 8/3 सेंटीमीटर पे आप जाएंगे तो आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। सेंटर ऑफ मास 8/3 दूरी पे होगी, कहाँ से, इस पॉइंट से, क्योंकि इसको हमने ओरिजिन एज्यूम किया है, वहां से 8/3। ठीक है, यहाँ समझ में आया। और आया कैसे ये भी समझ सकते हैं ना, जैसे देखिए जहां मैंने एक चीज और बताई थी कि जहां मास ज्यादा होता है वहां उधर सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट होने की कोशिश करता है। इस पॉइंट पे देखिए एक्स की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे इसमें तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे तो मास की वैल्यू कितनी है, 8 आ जाएगी। तो यानी सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए वो 8 की तरफ घिसका होना चाहिए। तो देखिए ये 8 वाले से ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू 2 वाले से ना। हालांकि मास हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ कि ये 8 वाले के ज्यादा पास है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए कुछ 2D सरफेसेस या कुछ 2D बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं और कल इसको डिराइव करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक रिंग, सर्कुलर रिंग है, मतलब हाफ सेमी सर्कुलर रिंग है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, अब ध्यान से देखिए सेमी सर्कुलर रिंग है तो रिंग का मतलब ऐसे समझिए कि बस ये एक रॉड है, इस टाइप का इसे मुड़ा हुआ रॉड है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बीच से आप ऐसे 2 लाइन है तो आपको पता चल जाएगा ना कि देखिए अगर इसके बीचों बीच अगर आप एक लाइन खींच रहे हैं तो आपको ये पता चला कि जितना मास इधर है, जितना मास इस साइड है, उतना ही मास इस साइड है। तो यानी कि जो सेंटर ऑफ मास होगा कुछ इसी लाइन पे होगा, कुछ इसी लाइन पे होगा बाई ऑब्जर्वेशन। क्योंकि मैंने बोला कि जब सिमेट्री आती है तो जहां पे जिस पॉइंट के अलॉन्ग सिमेट्री आती है, जिस लाइन के अलॉन्ग सिमेट्री आती है, उसी पे सेंटर ऑफ मास क्या करता है, लाई करता है। सेंटर ऑफ मास क्या करता है, लाई करता है। अगर मास में सिमेट्री है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास कुछ इधर ही होगा, कुछ यहीं पे होगा। ठीक है, इसी लाइन पे होगा। अच्छा, इस लाइन पे कितने ऊपर होगा, इस लाइन पे होता है आपका YCOM होता है आपका 2R/पाई पे। कहाँ होता है, 2R/पाई पे होता है। ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब सेमी सर्कुलर डिस्क है, डिस्क मतलब सरफेस हो गया। रिंग क्या हुआ, बस एक पतली सी रिंग थी ना, मतलब कि, लेकिन अब क्या है, डिस्क हो गया। इसका क्या होगा, सेम चीज यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो आप देखेंगे कि जब बीच से आपने लाइन खींचा तो आप देखा कि मास इधर जो मास है और उधर मास है सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप कुछ कह सकते हैं कि इसके बीच से ही क्या होगा, इसके बीच से ही कहीं सेंटर ऑफ मास पास करेगा, सेंटर ऑफ मास इसी के बीच पे होगा कहीं। तो इस केस में YCOM की वैल्यू किसके बराबर होती है, 4R/3 के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, अब हेमिस्फेरिकल सेल के बारे में भी नहीं बात करते हैं क्योंकि अभी हम 2D या 1D सर्फेसेस का ही देख रहे हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कह सकते हैं या आइसोसेलेस ट्रायंगल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो होता है, इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है, h/3 डिस्टेंस पे होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि बीच से आपने लाइन खींचा, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों डिस्टेंस भी क्या होगी, बराबर होगी। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी तो आप कह सकते हैं ये मास, ये वाला मास और ये वाला मास, दोनों मास क्या है, बराबर है। अच्छा, किसी लाइन के अलोंग अगर सिमेट्री है तो हम कहते हैं कि उसी लाइन पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो इसी लाइन के अलोंग सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास यही होना चाहिए, इसी लाइन पे होना चाहिए। और इसी लाइन पे कितनी दूरी पे, h/3 नीचे से, यानी बेस से h/3, ऊपर से कोई पूछे तो ऊपर से 2h/3। और h क्या है, ये लेंथ है, h क्या है, लेंथ है। a से लेके ये मान लीजिए इसको c कह दिया, a कह दिया, तो AC का लेंथ क्या हो, h है। तो यानी कि अगर a पॉइंट से देखा जाए तो 2h/3 पे है और c पॉइंट से देखा जाए तो h/3 डिस्टेंस पे क्या है, आपका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, YCOM क्या है, h/3। इसका डेरिवेशन हम कल करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ के आए, इसके डेरिवेशन को पढ़ के आए, क्योंकि 3D वाले का हो सकता है निकालने के लिए एग्जाम में ना पूछे डेरिवेशन। हालांकि JEE नीट में तो नहीं पूछता इसका डेरिवेशन, लेकिन
अगर बोर्ड्स में आपका 2D वाले के डेरिवेशन पूछ देते हैं कि कैसे YCM इसका निकालिए, बोर्ड्स क्या 11th में तो बोर्ड्स होते नहीं, मतलब स्कूल में पूछ लेते हैं, तो स्कूल में आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कल इसका डेरिवेशन देखेंगे, साथ में 3D और 3D का कैसे निकालते हैं, या निकालेंगे नहीं 3D वाले का हम रट लेंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें उतना ही सीखना है जितना हमें जरूरी है, जबरदस्ती की चीजें हमें नहीं सीखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको आज सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा टॉपिक नहीं समझ रहा है, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना के आपको समझाऊं। ये सब बातों के साथ वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।